गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। गाइज आज से हम फिर से करेंगे कंटिन्यू प्रॉमिस बैच के अंदर आज हम करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल के पेमेंट वाले चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सब इंजीनियर एग्जाम में उनको हम करने वाले हैं। टारगेट बैच के अंदर ऑलरेडी हम पेमेंट वाले चैप्टर को डिटेल में कवर किए हैं जो कि एंड्रॉयड पे सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप वहां से कर सकते हैं। जो बच्चे टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, यदि इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। वैसे 10 पॉइंट का एंड्रॉयड एप्लीकेशन आ चुका है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए 10 पॉइंट टाइप करके डाउनलोड कर लीजिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी है आपको रिगार्डिंग दिस बैच तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको एंड्रॉयड पे मिल जाएगी। ओके, जितने भी आपके प्रॉमिस बैच होंगे उन सभी की पीडीएफ हम आपको प्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन बना देंगे, प्रॉमिस बैच करके सारी पीडीएफ आपको डेली का डेली मिल जाएगी। और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अप्रैल में एग्जाम होना तय हो चुका है। ठीक है, कैलेंडर अपडेट हुआ है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, द वैल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट, एक बैग सीमेंट का वैल्यूम कितना होगा। तो सीमेंट के बारे में तो सब कुछ पता है। सीमेंट, एक बैग जो सीमेंट होती है उसका वजन कितना होता है, 50 किलोग्राम होता है। एक बैग सीमेंट का वजन कितना होता है, 50 किलोग्राम होता है। सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सीमेंट की डेंसिटी होती है। तो पूछ रहा था वैल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट, एक बैग सीमेंट है, एक बोरी सीमेंट है, उसका वैल्यूम निकालना है आपको। तो कैसे वैल्यूम निकालेंगे, एक मीटर क्यूब का, एक मीटर क्यूब वैल्यूम का वजन कितना होता है, 1440 किलोग्राम। ठीक है, तो एक बोरी के अंदर वजन कितना है, 50 किलोग्राम है, तो इसका कितना हो जाएगा, 50 किलोग्राम है। ठीक है, एक बोरी के अंदर कितना है, 50 किलोग्राम है। तो आप 1 किलोग्राम का पहले निकाल लीजिए, 1 किलोग्राम में कितना वैल्यूम आएगा, 1 मीटर क्यूब अपान 1440 इंटू आप 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 किलोग्राम का निकालेंगे तो 50 किलोग्राम का जो डेंसिटी आपको निकल के आएगा, 50 किलोग्राम का जो वैल्यूम निकल के आएगा 0.0347 मीटर क्यूब। कोई डाउट नहीं होगा। देखिए एक बोरी सीमेंट का वजन होता है 50 केजी और डेंसिटी कितना होता है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो एक मीटर क्यूब का, एक मीटर क्यूब सीमेंट की डेंसिटी कितनी है, 1440 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का कितना वैल्यूम होगा, आप यहाँ से निकाल लेंगे, 1 मीटर क्यूब अपॉन 1440, तो 50 किलोग्राम का चाहिए तो 50 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अच्छा बताइए सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कितनी होती है, 3.15। कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करने होंगे। ठीक है, यदि आप केवल प्रॉमिस बैच को ही देख रहे हैं तो कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ उनको नोट करते जाइएगा। सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15 होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस, द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय, सीमेंट की जो फाइनेंस होती है कैसे निकाली जाती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का बहुत बड़ा रिलेशन होता है। सीमेंट फाइनेंस है तो बहुत अच्छी बात होती है, उसमें हाइड्रेशन बहुत अच्छा होता है, वर्केबिलिटी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो फाइनेंस पेमेंट के कैसे आप निकालते हैं, क्या तरीका होता है, सेटिंग टाइम टेस्ट, स्लम्प कोण टेस्ट, फाउंडनेस टेस्ट, एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो देखिए कई होते हैं, कई मेथड होती है फाइनेंस को निकालने वाले, उनको हम बता देते हैं आपको बहुत अच्छे से। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, एयर परमेबिलिटी मेथड। इसके अलावा फाइनेंस के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बन सकते हो हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, जो फाइनेंस निकालने का तरीका होता है पेमेंट का, हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला होता है सीव मेथड। सीव मेथड के अंदर हम जो पार्टिकल होते हैं पेमेंट के उनके ग्रेन साइज को पता करते हैं, उसके लिए जो सीव यूज की जाती है 90 माइक्रोन की सीव यूज की जाती है। दूसरा मेथड जैसे हमारे पास है पेमेंट है। अब तो एक तरीका हमारे पास ये है, पेमेंट के फाइनेंस का रिलेशन समझ लीजिए, जितनी ज़्यादा पेमेंट फाइन होती है उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। ठीक है, उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। एक तो हम आप ग्रेन साइज पता कर लेंगे कि जितने छोटे ग्रेन साइज होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सरफेस एरिया पता कर लेते हैं सीमेंट का। तो डायरेक्टली सरफेस एरिया पता करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एयर परमेबिलिटी मेथड जिसमें सरफेस एरिया मेजर करते हैं, दूसरा होता है आपका सेडिमेंटेशन मेथड जिससे हम सरफेस एरिया मेजर करते हैं। तो इन तीनों मेथड के नाम आपको याद होने चाहिए, सीव मेथड, एयर परमेबिलिटी मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड। इससे क्या करते हैं, फाइनेंस चेक करते हैं। अब अलग अलग सीमेंट की अलग अलग फाइनेंस वैल्यू होती है। ठीक है, अलग अलग सीमेंट की अलग अलग फाइनेंस वैल्यू होती है।
फाइनेंस थेफ्ट कैसे करते हैं? सिंपल तरीका होता है। क्या तरीका होता है? आपको 100 ग्राम सीमेंट लेना होता है, ठीक है। 100 ग्राम सीमेंट लेना, 90 माइक्रोन की सीव रहती है, 15 मिनट तक चालना है, ठीक है। 15 मिनट तक चालना है। जो उसमें रेजिड्यू, जो वेट उसमें रिटेन होगा 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस टेबल में मैंने वो सारे पॉइंट आपके लिए लिख दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड पेमेंट होती है जिसे ओपीसी कहते हैं, ठीक है। यदि आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड पेमेंट का फाइनेंस थेफ्ट कर रहे हैं तो उसमें जो रेजिड्यू है, मतलब ये आपकी चलनी है, फीव है, इसमें आपने 100 ग्राम सीमेंट लाना तो 90 ग्राम सीमेंट पास हो जाना चाहिए, ठीक है। कम से कम 90 ग्राम सीमेंट पास हो जाना चाहिए, ठीक है। उसमें रिटेन 10% से ज़्यादा रिटेन नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा सीमेंट के पार्टिकल पास होंगे उतने ज़्यादा हमारी सीमेंट फाइन होगी, ठीक है। अर्निंग पोर्टलैंड पेमेंट का जो परसेंटेज रेजिड्यू बाई वेट ऑन फीव 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 90% पास हो, 10% रिटर्न हो। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया 225 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम आपने सीमेंट लिया तो उसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया 225 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ लेफ्ट ध्यान रखना, एग्जाम में आपको फंसाने के लिए ग्रेटर देन लिखा रहता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है 225 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का यदि आप फीब के द्वारा फाइनल चेक कर रहे हैं तो 5% से ज़्यादा रिटेन नहीं होना चाहिए और इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 300 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम से ज़्यादा, 300 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि 1 किलोग्राम सीमेंट है तो 300 मीटर स्क्वायर उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो रेजिड्यू होता है, चलने के ऊपर जो सीमेंट बच जाती है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और स्पेसिफिक सरफेस एरिया 325 से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया, कुछ एक कॉन्सेप्ट हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इसी का क्या है? देखिए रैपिड हार्डनिंग में क्या होता है, फटाफट इसमें आपको अर्ली फिटिंग करवानी होती है, अर्ली स्ट्रेंथ अचीव करनी होती है। अर्ली स्ट्रेंथ तभी अचीव होगी जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वाटर बहुत ज़्यादा आएगा और वाटर ज़्यादा आएगा तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा और जितना जल्दी हाइड्रेशन होगा उतनी जल्दी सीमेंट हमारी क्या होगी? हार्ड होगी। चीज़ें क्लियर हो गई? ओके। तो फाइनेंस के बारे में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि फाइनेंस टेस्ट के लिए फाइनेंस हम कैसे चेक करते हैं, फाइनेंस से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था, ना तो सेडिमेंटेशन मेथड लिखा था, ना सीव मेथड, और ये है आपका होगा एयर परमेबिलिटी मेथड। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। सीमेंट के कई ग्रेड होते हैं, जनरली हमारी जो ओपीसी सीमेंट होती है 3 ग्रेड में आती है, ठीक है। तो 53 ग्रेड की जो सीमेंट होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब हम करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिनको ध्यान में रखना है। जो अपन सिंपल बनाते हैं ना, जो क्यूब, उसकी जो साइज होती है 70.6 इंटू 70.6 इंटू 70.6 होती है। पहली बात तो ध्यान में ये रखना है। जबकि कंक्रीट का जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसकी साइज होती है 150 इंटू 150 इंटू 150। इस बात को ध्यान में रखिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करने के लिए इस क्यूब को लेते हैं, इस पे हम लोड अप्लाई करते हैं। जिस लोड पे हमारे फेल हो जाता है उस लोड का अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो केवल इसमें साइज ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? मिनिमम, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपके 28 डेज पे 53 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर आनी चाहिए। 53 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर आनी चाहिए, ठीक है। 28 दिन की है तो अलग अलग डेज में क्वेश्चन ऐसे आता है। एक बार तो क्वेश्चन पूछ दिया डायरेक्टली मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, आपसे पूछेगा 3 दिन में, 13 दिन में, 30 दिन में कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग अलग पेमेंट का पूछेगा। तो इसकी ये टेबल आपके पास है, ठीक है। इस टेबल में देखिए हमारे पास जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो ग्रेड होता है गाइस, है ना, थोड़ा साइज छोटा है बट आपको दिख जाएगा यहाँ 33 होता है, 43, 53, ठीक है। यदि आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का आप स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं एक दिन में, तो एक दिन में कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। 3 दिन में कितनी स्ट्रेंथ मिलती है? 33 ग्रेड की जो सीमेंट होती है उसमें 16 होती है, 43 में आपकी होती है 23 और ओपीसी का होता है 27।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कम से कम तो ए वाला टेबल तीनों याद रखिए। 33, 43, 53 के लिए 7 डेज में 22 आता है, 28 दिन में 33 आता है। देखिए ओपी जो आपकी ग्रेड है ना, 28 दिन में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सेम होती है, 33 है तो 33, 43 है तो 43, 53 है तो 53, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको ध्यान में रहेगी। अच्छा 7 डेज में कितनी होती है इसको ध्यान में रखना है, 22, 33, 27। आप कोई इसका ट्रिक बना लीजिए, कोई तरीका और नहीं है इसका, आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा कि जो 53 ग्रेड की पेमेंट होती है 7 डेज में उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो 27 MPa या फिर किलो न्यूटन पर mm²। 33 ग्रेड की पेमेंट है, उसके 3 दिन में कितने स्ट्रेंथ होने चाहिए, तो 16। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओके। अच्छा एक और टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं कि एज पर 10262 ये आपका कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड एक कोड है ना, 10262। इसके अकॉर्डिंग पेमेंट को क्लासीफाई किया गया है ABCDEF, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे किया गया है। यदि कोई पेमेंट का आपने सिंपल बनाया, क्यूब बनाया, ठीक है, सैंड प्लस पेमेंट से अपन क्या करते हैं, सिंपल बनाते हैं। रेशियो कितना होता है, 1:3 होता है ना। पेमेंट का 1 पार्ट रहता है, सैंड का 3 पार्ट होता है, ध्यान रखना, पेमेंट का 1 पार्ट, सैंड का 3 पार्ट, ठीक है। तो उसने अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के बाद कुछ जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं, ठीक है। यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपके 32 से 32.5 से 37.5 है तो ए कैटेगरी की पेमेंट होती है। 37.5 से 42.5 है तो बी कैटेगरी की पेमेंट होती है। 5 आप बढ़ाते जाइए, 42.5 से 47.5 है तो सी कैटेगरी की पेमेंट होती है। 47.5 से 52.5 है तो डी कैटेगरी की पेमेंट होती है। 52.5 से 57 है तो ई कैटेगरी की हो जाएगी। 57 से 52 आपकी हो जाएगी एफ कैटेगरी की। कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है आपको ध्यान रखना है 32.5 मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पेमेंट की जो होती है 32.5 होती है। 32.5 से 5 जोड़ें कितने आएगा, 37। 37.5 तो ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की जोड़ना 37.5 में आप 5 जोड़ दो तो 42.5 से 47.5, फिर 5 जोड़ दो, फिर 5 जोड़ दो, ए से एफ तक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसलिए मैंने आपके यहाँ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, इसको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रेशन ऑफ सेमेंट इज एन एक्शन विच प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। हाइड्रेशन क्या होता है, सेमेंट में जब हम वाटर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हाइड्रेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। सेमेंट में जब हम वाटर मिलाते हैं तो हाइड्रेशन होता है, उसमें क्या होता है कि हीट निकलती है, उष्मा निकलती है। जब हीट निकलती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सेमेंट में जब आप पानी मिलाओगे तो क्या निकलती है, हीट निकलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत एक्सोथर्मिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि हीट निकल रही है। जब उष्मा उसमें एब्जॉर्ब होती है, कोई ऐसा चीज है कि इसमें उष्मा एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये चीज इम्पोर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वाई इज जिप्सम एडेड एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग सेमेंट। सेमेंट की जब ग्राइंडिंग करते हैं, सेमेंट की ग्राइंडिंग करने का मतलब क्या है, आपने जो क्लिंकर बने हुए हैं, कौन कौन से क्लिंकर बनते हैं। अच्छा आप ये बताइए सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन से कंपाउंड यूज किए जाते हैं। आपने लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट उदरफल जिप्सम के फॉर्म में यूज किया जाता है, एल्कलीज। बहुत सारे अपने रॉ मटेरियल लेते हैं, उन रॉ मटेरियल को अपने तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद आप कैल्सिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, गर्म करते हैं। जब से गर्म करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बनते हैं, क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड, जिन्हें क्या बोलते हैं, बोगस कंपाउंड आप बोलते हैं, बोगस कंपाउंड। 4 कंपाउंड बनते हैं, C3A, C2F, C3F, C4F, ये 4 कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। जब इनकी ग्राइंडिंग की जाती है उस टाइम पे अपन जिप्सम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, फ्लैश फिटिंग को रोकने के लिए, फ्लैश फिटिंग को रोकने के लिए। जब आपने बहुत सारे रॉ मटेरियल लिए होंगे तो उसमें एल्यूमिना भी रहता है,
एल्यूमिना रहता है, जो क्विक फिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सीमेंट की फिटिंग को फास्ट करता है। हम नहीं चाहते सीमेंट की फिटिंग बहुत जल्दी फास्ट हो, है ना, एक मिनिमम टाइम हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए अपन जिप्सम को ऐड कर देते हैं। तो जिप्सम का काम होता है फिटिंग टाइम को रोकना, फिटिंग टाइम को रोकना मतलब फ्लैट फिटिंग को रोकना, फिटिंग टाइम को बढ़ा देता है, फिटिंग टाइम को बढ़ा देगा, मतलब 10 मिनट में फिटिंग होनी थी तो 30 मिनट में होगी, ये फिटिंग टाइम आपकी बढ़ गई, मतलब प्रिवेंट कर रहा है फ्लैट फिटिंग को, तो ध्यान में रखनी है। तो एक कंपाउंड बनते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ये चार चार कंपाउंड बनते हैं। इन्हीं की जब ग्राइंडिंग होती है उस टाइम पे अपन क्या मिला देते हैं, जिप्सम मिला देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पे शो कर रहा है, लीच चैटलियर ऑपरेटर यूज्ड फॉर, एक क्वेश्चन होता है लीच चैटलियर एक ऑपरेटर होता है, दूसरा होता है लीच चैटलियर फ्लास्क। तो ध्यान में रखिएगा जब फाउंडेफ टेस्ट अपन करते हैं उस केस में ऑपरेटर काम में आता है, जब स्पेस पे ग्रेविटी निकालते हैं उस केस में जो काम में आता है आपका लीच चैटलियर फ्लास्क काम में आता है। तो ऑपरेटर कब काम में आता है, उस केस में काम आता है जब फाउंडेफ आप निकालते हैं, ठीक है। फाउंडेफ किसकी वजह से होता है, एक होता है आपका लाइम की वजह से, दूसरा होता है गाइज मैग्नीशिया की वजह से, ठीक है। एक होता है लाइम की वजह से, दूसरा होता है मैग्नीशिया की वजह से। अच्छा एक ऑपरेटर और होता है ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव का जो यूज करते हैं उसका भी यूज करते हैं फाउंडेफ के लिए, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सेटिंग टाइम ऑफ पेमेंट के लिए जो ऑपरेटर यूज किया जाता है वो वाइकेट ऑपरेटर होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के लिए जो ऑपरेटर यूज किया जाता है वो भी वाइकेट ऑपरेटर होता है। स्ट्रेंथ के लिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिए। एक टेबल बना के आप लोग रखिए, देखिए जो कुछ हम पढ़ाते हैं टारगेट बैच के अंदर आपको हम पीडीएफ फॉर्म में पढ़ा देते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो आप लोगों की डिमांड थी पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाने के लिए, मैं पीडीएफ फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। अब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वहाँ आपको ध्यान से सुनना है, फिर उसको देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, फिर आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना तो आप एक कॉलम बनाइए कि ये पेमेंट के टेस्ट होते हैं, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं और ये वैल्यू अलाउबल रहती है, तो आपको एग्जाम में रिवीजन करने के लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। एग्जाम में रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि हम बार बार नहीं बोलते, बीच बीच में आपको हम इंडिकेट करते रहते हैं कि यदि आप इनको ध्यान में रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वाइकेट ऑपरेटर का यूज तीनों में किया जाता है, कंसिस्टेंसी के लिए, फिटिंग टाइम ऑफ पेमेंट, चाहे इनिशियल फिटिंग टाइम हो चाहे आपका फाइनल फिटिंग टाइम हो, ठीक है, दो तीनों के लिए किया जाता है। इफ्लोरेसेंस इन पेमेंट इज काज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ, इसको मैंने ब्रिक वाले चैप्टर में कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इफ्लोरेसेंस को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, क्या होते हैं व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, पेमेंट के अंदर ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जिनकी वजह से व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, वो होते हैं आपके एल्कलीज, क्या होते हैं गाइज, एल्कलीज होते हैं। एल्कलीज की जो क्वांटिटी होती है जो अलाउबल क्वांटिटी से ज़्यादा होती है उस केस में, यदि उसमें ज़्यादा है पेमेंट के में तो क्या होगा, इफ्लोरेसेंस बनेंगे, व्हाइट पैचेस बनते हैं। कितनी क्वांटिटी अलाउ रहती है, 0.2 से लेकर के आप 1% तक जा सकते हैं, मिनिमम 0.2, यदि नहीं है ऐसा कोई आपको नहीं मिल पा रहा मटेरियल तो 1.1% तक आप अलाउ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वैल्यू अलाउ नहीं रहती है, ठीक है। ए एल्कली होती है। एल्यूमिना, एल्यूमिना की वैल्यू कितनी, एल्यूमिना का काम क्या होता है, क्यूब फिटिंग के लिए, क्यूब फिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लैट फिटिंग के लिए, तो इसीलिए ना हम जिप्सम मिलाते थे, जो आपका जो आपका क्विक फिटिंग सीमेंट होता है उसमें वो जिप्सम फ्री होता है, उसमें जिप्सम नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि वो जिप्सम फिटिंग टाइम को बढ़ा देता है, प्रिवेंट करता है फ्लैट फिटिंग को, जबकि एल्यूमिना क्विक फिटिंग को यानी फ्लैट फिटिंग को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फटाफट सीमेंट की फिटिंग करवाता है। एल्यूमिना की जो मात्रा अलाउबल होती है वो 3 से 8% होती है। देखिए जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसकी जो मात्रा होती है 62 से 67% होती है, ठीक है। सिलिका की जो मात्रा होती है 17 से 25% होती है, ठीक है। एल्यूमिना की जो मात्रा होती है 3 से 8% होती है, 3 से 8% होती है। आयरन ऑक्साइड जो होता है आपका 3 से 4% होता है, मैग्नीशियम 1 से 4% होता है, कैल्शियम सल्फेट 3 से 4% होता है। तो इनको ध्यान में रखिए, कैल्शियम सल्फेट 3 से 4% होता है, मैग्नीशियम 1 से 4% होता है, ठीक है। और बाकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है। तो इफ्लोरेसेंस कौन काज करता है, एल्कली। अच्छा एल्यूमिना का काम क्या होता है, क्विक फिटिंग और
फ्लैप फिटिंग के लिए। सिलिका का क्या काम होता है, सिलिका रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्ट्रेंथ के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ठीक है। यदि सिलिका की क्वांटिटी सीमेंट के अंदर ज़्यादा है तो फिटिंग होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, तो ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक फिटिंग, मैंने आपको बताया ना, क्विक फिटिंग के लिए जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका एल्यूमिना। क्या होता है, एल्यूमिना होता है। मैग्नीशिया का काम क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का काम क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का जो काम होता है कलर के लिए होता है, स्ट्रेंथ के लिए होता है, हार्डनेस के लिए होता है इसका काम। अच्छा, मैग्नीशिया काम क्या होता है, मैग्नीशिया कलर और हार्डनेस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैग्नीशिया सीमेंट को येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है और ये हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्डनेस के लिए। एल्यूमिना क्विक फिटिंग के लिए, क्विक फिटिंग के लिए। आयरन ऑक्साइड कलर के लिए, हार्डनेस के लिए और स्ट्रेंथ तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिलिका आपका स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जितने भी आपके कंपाउंड है ना, रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है, तो इनको पता होना चाहिए किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ेंगे, आप चार आपको बोगस कंपाउंड मिलेंगे, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट किसके लिए होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट किसके लिए होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिराइड किसके लिए होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट किसके लिए होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कितनी होती है, 3.15 होती है। ये तीन ग्रेड में आती है, 33, 43 और 53। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आपके तीन ग्रेड में आती है। एक्सटेंसिवली इसी का यूज होता है, जनरली जो कंस्ट्रक्शन होते हैं अपन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं। अच्छा, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। एक बोरी सीमेंट का वजन कितना होता है, 50 किलोग्राम होता है। एक बोरी का वॉल्यूम कितना होता है, 0.0347 मीटर क्यूब होता है। याद होना चाहिए, एग्जाम में आप निकालते नहीं बैठोगे, वैसे भी सिंपल होता है निकालना, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, सीमेंट में हम जब वाटर मिलाते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसी को हाइड्रेशन बोलते हैं, और उसको कंप्लीट करने के लिए आपको पानी चाहिए होता है 23%, ठीक है, 23%। अब इसके अलावा इसमें वर्केबिलिटी बहुत अच्छी मेंटेन करनी है, तो 15% हमको और वाटर चाहिए होता है, तो टोटल वाटर हमको चाहिए होता है 38%। 23 प्लस 50, टोटल रिक्वायर्ड वाटर फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन 38%, 38%। लेकिन केवल हाइड्रेशन के लिए पूछा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 23%। टोटल वाटर पूछता है तो 38% होता, ठीक है, केवल हाइड्रेशन के लिए पूछा है तो 23% हो जाएगा, ठीक है, 23% हो जाएगा। वर्केबिलिटी पर्पज के लिए जो पानी चाहिए 15% चाहिए होता है, और 23% चाहिए होता है हाइड्रेशन के लिए, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए होता है। द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्नेड, जो टेम्परेचर कितना होता है, जब बहुत सारे हमारे पास लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड जो हमारे पास रॉ मटेरियल होते हैं, जब उनको हम गर्म करते हैं, कैल्सिनेट करते हैं, ठीक है, कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, एक बहुत अच्छे टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, को मेल्ट ना हो लेकिन लाल लाल हो जाए। तो जो टेम्परेचर होता है 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अब ये पीडीएफ से आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है, इस पीडीएफ को आप अच्छे से रखना और प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चनों की। ये आपके एमपी ड्राफ्टमैन में पूछा गया था 2017 में, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपसे भी ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। वाइकेट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर, जो वाइकेट ऑपरेटर होता है इसका कहाँ यूज होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए अपन यूटीएम यूज करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। फाउंडेस के लिए ली चैटलियर ऑपरेटर यूज करते हैं, ऑटोक्लेव मेथड यूज करते हैं। फाइनेंस के लिए सीव एनालिसिस, सेडिमेंटेशन मेथड, एयर परमेबिलिटी मेथड। वाइकेट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है, वाटर रिक्वायर्ड टू मेक पेस्ट, सीमेंट का हमें पेस्ट बनाना है तो कितना पानी चाहिए होता है, ठीक है, वो हमें पता करना होता है। सीमेंट, क्योंकि सीमेंट का पेस्ट बनाए बिना हम बहुत सारे टेस्ट नहीं कर सकते,
जैसे कि IFT, FFT, इनिशियल फिटिंग टाइम, फाइनल फिटिंग टाइम, और जो भी हम टेस्ट अपन करते हैं, ठीक है, तो उसमें पानी मिलाना होता है। तो कितना पानी चाहिए होता है पेस्ट बनाने के लिए, उसके लिए अपन कंसिस्टेंसी टेस्ट यूज करते हैं, और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज में आता है वो वाइकेट ऑपरेटर होता है। इससे अपन इनिशियल फिटिंग टाइम, फाइनल फिटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। तो वाइकेट ऑपरेटर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ और इसके बारे में बता देता हूँ आपको, जो कि ध्यान में रखना है, ठीक है, जो कि ध्यान में रखना है। ये जो आपका मोड होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो मोड होता है, जैसे आपको वाइकेट ऑपरेटर दिख रहा है, इस मोड में हम सिंपल बढ़ते हैं, इस मोड में जिसका डायमीटर होता है 80 mm। कितना होता है? 80 mm होता है। इसका डायमीटर कितना होता है गाइज? 80 mm होता है इसका। इसमें जो मूवेबल राड लगी हुई है ना, ये जो मूवेबल राड होती है इसका वजन होता है 300 ग्राम। एसएससी जेईई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस मूवेबल राड की वजन कितनी होती है? 300 ग्राम होती है। इसका डायमीटर कितना होता है? 80 mm होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पास आपको 3 इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पास देखिए, अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग काम में आते हैं। जो आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट हम करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए हमें प्लंजर काम में आता है। जो प्लंजर आपको दिख रहा है, ये वाला प्लंजर, इस प्लंजर का जो डायमीटर होता है वो 10 mm होता है। कितना होता है? 10 mm होता है। इनिशियल फिटिंग टाइम जब करते हैं तो हमें निडल चाहिए होती है, इस निडल का जो डायमीटर होता है 1 mm स्क्वायर होता है। फाइनल फिटिंग टाइम के लिए हमको चाहिए होता है एनुलर कॉलर, जिसका डायमीटर होता है 5 mm, जो कि सर्कुलर होता है, और ये आपका कैसा रहता है? एरिया में ये स्क्वायर रहता है, और ये क्या होता है? ये भी सर्कुलर रहता है। तो इम्पोर्टेंट वैल्यू ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए 10 mm का प्लंजर यूज करते हैं। इनिशियल फिटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए 1 mm स्क्वायर की निडल यूज करते हैं, और फाइनल फिटिंग टाइम के लिए 5 mm का एनुलर कॉलर यूज करते हैं। बस इतना ही हम बताने वाले हैं आपको यहाँ, ठीक है। ये आपका वाइकेट ऑपरेटर से आपको दिख रहा हो। क्वेश्चन नंबर 13, पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्योर व्हाइट चाक एंड क्ले बट फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। जब हम क्या बनाते हैं? सीमेंट बनाते हैं, तो हमें व्हाइट चाक, क्ले, आयरन ऑक्साइड सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन यदि उसमें आयरन ऑक्साइड नहीं है तो कौन सी सीमेंट होती है? वो आपकी होती है व्हाइट सीमेंट, क्योंकि आयरन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, तो आयरन ऑक्साइड नहीं रहेगा, तो कौन सीमेंट होगी? आपकी व्हाइट सीमेंट होगी। अच्छा आप ये बताइए, जो हमारे सीमेंट होती है, सीमेंट में कौन कौन से पिगमेंट मिलाए जाते हैं जिसमें सीमेंट हमारी कलर्ड सीमेंट होती है? तो अलग अलग पिगमेंट अलग अलग कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग पिगमेंट अलग अलग कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें गाइज, यदि आप मिला रहे हैं क्रोमियम, क्या मिला रहे हैं? क्रोमियम, तो कलर कैसा सीमेंट का रहेगा? ग्रीन कलर रहेगा। आप कोबाल्ट यूज कर रहे हैं तो सीमेंट का जो कलर होता है ब्लू रहता है। आप मैग्नीज ऑक्साइड यूज कर रहे हैं तो सीमेंट का जो कलर आएगा वो ब्लैक एंड ब्राउन कलर होगा। तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कलरिंग पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ध्यान में रखिएगा। हमारे पास व्हाइट सीमेंट है, उसमें हम कलरिंग पिगमेंट मिला देंगे तो हमारी सीमेंट कैसी हो जाएगी? कलर्ड सीमेंट हो जाएगी, जिसका अपन यूज कहाँ करते हैं? यूज करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क के लिए, फेस वर्क के लिए, ठीक है ना, सजावटी कार्यों में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। तो क्लियर हो गया आपका कि व्हाइट सीमेंट क्या होती है? जिसमें आयरन ऑक्साइड ना हो, लेकिन कलर्ड सीमेंट बनाना है तो अलग अलग पिगमेंट मिलाने पड़ेंगे। उसी तरीके से क्विक फिटिंग सीमेंट क्या होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है, लो हीट सीमेंट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्विक फिटिंग के नाम से स्पष्ट है कि फटाफट फिटिंग हो रही है, स्पीड फिटिंग हो रही है। तो ये जिप्सम फ्री सीमेंट होती है। कई सीमेंट होती है? जिप्सम फ्री सीमेंट होती है, इसके अंदर जिप्सम नहीं होता है, ठीक है। तो इसका इनिशियल फिटिंग टाइम 5 मिनट होता है और फाइनल फिटिंग टाइम 30 मिनट होता है। जबकि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, इसका जो IFT कितना होता है? आपका मिनिमम 30 मिनट होता है। इसके IFT के बराबर इसका FFT होता है, और इसका FFT कितना होता था? 10 आवर का होता है, 600 मिनट का होता है, 600 मिनट। तो क्विक फिटिंग पेमेंट का 5 मिनट होता है इनिशियल फिटिंग टाइम, फाइनल फिटिंग टाइम 30 मिनट का होता है। इसमें जिप्सम नहीं रहता है, इसलिए फटाफट फिटिंग हो जाती है। इसका अपन यूज करते हैं अंडर वाटर, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर अपने कैनाल बना रहे हैं, फिर वाटर रन कर रहा है, फिर मेंटेनेंस करना है, तो यू कैन यूज क्विक फिटिंग पेमेंट। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए ये आपके क्विक फिटिंग पेमेंट के बारे में। यदि हम बात करें, दूसरी सीमेंट आपका है एक लो हीट सीमेंट, दूसरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट।
जो लो हीट सीमेंट होती है, जैसे आप डैम बना रहे हो, तो डैम क्या होता है, एक भारी भरकम स्ट्रक्चर होता है। अब इन कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा आपको, C3F के बारे में, C3A के बारे में, C2F के बारे में, तभी बात बन पाएगी। देखिए, जो आपका C2F होता है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसको हाइड्रेशन होने में 28 दिन का टाइम लगता है। C3F को आपको लगता है टाइम केवल 7 दिन का, और C3A को लगता है 24 घंटे का टाइम, 24 घंटे का टाइम लगता है। तो जो जितना ज़्यादा हाइड्रेशन फास्ट कर लेगा ना, जिसको हाइड्रेशन होने में कम टाइम लगता है, वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देखिए, सीमेंट में आपने वाटर मिलाया, ठीक है, वाटर मिलाया, तो उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है। तो जितना जल्दी हाइड्रेशन होगा उतना ज़्यादा हीट निकलेगी ना। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। यदि आपने डैम यूज करने के लिए ऐसी सीमेंट यूज कर दी जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जिससे डैम में क्रैक वगैरह आ सकते हैं, क्रैक आ जाते हैं। तो अपन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज नहीं करते। जब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और C2F की क्वांटिटी कम होती है। जबकि जो लो हीट सीमेंट होती है उसमें आपकी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्वांटिटी कम रखी जाती है, और जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी जाती है। डाई कैल्शियम सिलिकेट का हाइड्रेशन होने में आपको 28 दिन का टाइम लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा हीट प्रोड्यूस करता है। तो दो काम हो गए यहाँ पर। यदि आपको मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, भारी भरकम स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको लो हीट सीमेंट यूज करना है, ठीक है। आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको फटाफट स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटेनेंस का काम है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन काम है, तो उस केस में आपको क्विक फिटिंग सीमेंट यूज करना है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करना है, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग और लो हीट एक दूसरे के अपोजिट होती है। लो हीट सीमेंट के अंदर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कम रखी जाती है, जबकि रैपिड हार्डनिंग के अंदर ज़्यादा रखी जाती है। इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ सारी चीज़ें आपको जो एक्सप्लेन की, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो PDF में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लाइम सैचुरेशन प्रेजेंट इन 53 ग्रेड OPC? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है गाइस, इसको आप लिख लेना, ठीक है, इसको आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर PDF में तो लिखा ही हुआ है। आप, मैंने जो टारगेट बैच में आपको पढ़ाया है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है, तो उसको इसमें ऐड कर लेना, ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को ऐड कर लेना आप लोग। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लाइम सैचुरेशन प्रेजेंट इन 53 ग्रेड OPC? देखिए, कितना थ्योरी ऐसी चीज़ है ना, आप कितना भी पढ़ा लो कम रहता है। सारी चीज़ें मैंने कवर की, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हमारे कॉन्सेप्ट में मिसिंग हो। तो जब मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम मेरे को पता चला कि ये वाला कॉन्सेप्ट मिसिंग है, मैंने आप यहाँ पास टाइप कर दिया हूँ, तो इसको आप लिख लेना, जो कि इम्पोर्टेंट है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ लाइम सैचुरेशन प्रेजेंट इन 53 ग्रेड OPC। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो ग्रेड 53 होता है उसमें लाइम सैचुरेशन कितना प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइम LFF क्या होता है, लाइम सैचुरेशन फैक्टर होता है, तो कितना प्रेजेंट होता है। तो इसके साथ साथ दो और चीज़ ध्यान में रखिए, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसके लिए कौन सा कोड फॉलो किया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड 12,269/1987, 33 के लिए 269/1989, और 43 के लिए होता है 8,112/1989, ठीक है, ये मैंने लिखवाया भी था, इनको ध्यान में रखिएगा। 53 के लिए जो आपका वैल्यू होता है 0.8 से 1.02% होता है लाइम सैचुरेशन फैक्टर का। 33 के लिए होता है 0.66 से 1.02% होता है। 43 के लिए होता है 0.66 से 1.02% होता है। ये क्वेश्चन आपके केवल सब इंजीनियर में ही आया है, किसी भी एग्जाम में नहीं आया हुआ है। तो सब इंजीनियर में 8 से 10% ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अभी हम कवर करवा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिए। सच बता रहा हूँ कि ऐसे जो चीज़ें हम कवर करके दे रहे हैं ना, 80 to 90% ये गारंटेड चीज़ें हैं कि आपको हमारे प्रॉमिस बैच, टारगेट बैच, हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे जो PDF है, इन सबसे मिला के ही आता है सारी चीज़ें। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा। तो इस वैल्यू को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे कि लाइम सैचुरेशन
कितना प्रेजेंट होता है लाइम सैचुरेशन किसमें 53 ग्रेड में, तो 0.8 से 1.02% होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम आपको लेना पड़ेगा ना 1.02%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। जो अपन एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं जिससे सरफेस एरिया हम पता करते हैं, है ना, फाइनेंस ऑफ सीमेंट, मैंने बताया आपको सीमेंट के फाइनेंस के लिए अपन चेक करते हैं, एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, फिर सरफेस एरिया चेक करते हैं। उसमें ब्लेम्स एंड नर्सेस एक इक्विपमेंट होता है, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। फाइनल फिटिंग टाइम के लिए वाइकेट ऑपरेटर यूज करते हैं, साउंडनेस के लिए ली चैटलियर ऑपरेटर एंड ऑटोक्लेव मेथड यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। कलर्ड सीमेंट कंसिस्ट, अच्छा जो आपकी व्हाइट सीमेंट होती है उसमें कुछ कलरिंग पिगमेंट यूज करते हैं, जिसमें मैंने बताया था कोबाल्ट, है ना, क्रोमियम, ये अलग अलग कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनकी क्वांटिटी कितनी होती है 4 to 10% होती है, 4 से 10% होती है, ठीक है। व्हाइट सीमेंट, ये व्हाइट सीमेंट किसे कहते हैं, यदि आप आयरन ऑक्साइड को हटा देंगे तो आपकी व्हाइट सीमेंट हो जाएगी। जितने भी इंग्रेडिएंट सब सेम रहेंगे लेकिन आपको आयरन ऑक्साइड को हटाना पड़ेगा। यदि आयरन ऑक्साइड है या फिर कोई और अदर पिगमेंट है, ठीक है, तो पिगमेंट कितने होते हैं जो कलर प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं 4 to 10%। व्हाट इज द लीस्ट चैटलियर स्प्लिट सिलेंडर। अच्छा, मैंने आपको बताया फाउंडेस, फाउंडेस क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंजेस, ये होता है आपका। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें जो व्हाट इज द लिचेटेड स्प्लिट सिलेंडर, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द, यहाँ पास हाइट, हाइट लिखा था, आई थिंक हाइट ही लिखा था, यहाँ पास मिसिंग है टाइपिंग। जो लिचेटेड स्प्लिट सिलेंडर होता है उसका हाइट कितनी होती है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। यहाँ पास आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, इसकी जो हाइट होती है गाइस 30 mm होती है। कितनी होती है 30 mm होती है। तो यदि इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 मीटर आएगा, ठीक है, 0.03 मीटर आएगा। तो इसमें कुछ कुछ वैल्यू इंपॉर्टेंट है। इसका जो डायमीटर होता है ये भी 30 mm होता है, इसकी जो हाइट होती है ये भी 30 mm होती है। इसके सेंटर से यहाँ पर जो हाथ बढ़े हुए होते हैं ना, तो हाथ बढ़े हुए होते हैं जो वॉल्यूम को, हमारे वॉल्यूम चेंजेस को बताते हैं, ठीक है, वो 165 mm के होते हैं। तो हो सकता है पहले एक बार पूछा गया है कि इसकी हाइट कितनी है, तो 30 mm थी, यानी मीटर में 0.03 मीटर। अगली बार पूछ दे कि इसमें जो आर्म लगे होते हैं, जो हाथ लगे होते हैं, उनका, उनकी लेंथ कितनी होती है 165 mm होती है, 165 mm होती है। कहाँ पे होती है, सेंटर से। साथ ही साथ जो बीच में गैप होता है ना, स्प्लिट, ये मैक्सिमम होता है 0.5 mm, 0.5 mm। तो क्या क्या ध्यान में रखना है, ली चैटलियर स्प्लिट सिलेंडर का, उसका जो डायमीटर होता है 30 mm होता है, उसके हाथ 165 mm के होते हैं, जो गैप होता है 0.5 mm का मैक्सिमम होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है गाइस, लास्ट ही क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन और है, स्लो डाउन केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन। जब हाइड्रेशन होता है उसको स्लो डाउन करना है, ठीक है, स्लो डाउन करना मतलब केमिकल रिएक्शन को धीमा कर देना है। तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, प्लास्टिफाइजर, सुपर प्लास्टिफाइजर, एक्सेलरेटर, रिटार्डर। तो रिटार्डर हम मिलाते हैं जो केमिकल रिएक्शन को धीमा कर देता है। केमिकल रिएक्शन को फास्ट करवाना है, ठीक है, फास्ट हमें फिटिंग करवानी है, केमिकल रिएक्शन फास्ट करवाना है, तो हमको यूज करना पड़ेगा एक्सेलरेटर को, एक्सेलरेटर को। आपका जो चैप्टर है कंक्रीट वाला, सब कुछ को डिटेल में देखेंगे, सारे एडमिक्चर आपके होते हैं, ठीक है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल फिटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो मिनिमम फिटिंग टाइम होता है IFT, वो कितना होता है गाइज, वो होता है आपका 30 मिनट। फाइनल फिटिंग टाइम आपका होता है 600 मिनट, यानी 10 घंटे। कितने होते हैं 10 आवर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पेमेंट चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ही अच्छे से हम कवर कर लिए हैं। इसको कवर करने में मेरे को 40 मिनट का टाइम लगा है, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गए हैं। तो आप पेमेंट वाले चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपका टारगेट बैच चल रहा है, ज्वाइन करिए और तैयारी करिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करिए। आपका सिलेबस टाइम पे होगा, इस घबराइएगा नहीं बिल्कुल। बिल्डिंग मटेरियल आपका इस दिसंबर मंथ में हम कंप्लीट करवा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।